पपीते की सब्जी। सुबह के 7:30 बजे महेश बालकनी में पौधों को पानी दे रहा था तो घर की बहू प्रिया रसोई में सभी के लिए चाय बना रही थी। हॉल में बैठी प्रिया की सास विमला अपनी बेटी से बातें कर रही थी। बाकी दोनों औलादे तो मेरी नाकारा निकल गई। एक तू ही मेरी लाडो है। 9-10 बजे तो उठते हैं दोनों भाई और 10:30-11 बजे तक काम पर निकल जाते हैं। फिर रात को 10 बजे 11 बजे वापस आते हैं और फोन चलाते चलाते सो जाते हैं। इतनी भी फुर्सत नहीं है दोनों के पास कि 2 मिनट माँ के पास बैठकर 2 बातें कर ले। अंबानी तो यही है भाई, बहू का तो सारा दिन रसोई में चला जाता है, उसके पास तो खुद के लिए वक्त नहीं बचता तो मुझे क्या वक्त देगी। ऐसे में अगर तू ना होती ना बेटा तो पता नहीं इस बुढ़िया का जी कैसे लगता। ये सुनते ही अपनी एक भौं चढ़ाकर महेश कहता है, अच्छा, जब बच्चे नहीं हुए थे तब कैसा लग रहा था जी आपका? मतलब कि पति को कभी तो क्रेडिट देना ही नहीं है। तब आप अकेले थे क्या? तब तो माँ जी थी, जेठ जेठानी थे और रसोई के काम से फुर्सत कहाँ होती थी मुझे। सही बात है, घूम फिर कर गलती तो मेरी हो जाती है। देख रही है नेहा, ऐसे ही करते हैं। मैंने इनके लिए कुछ बोला क्या? बेटी की 2 तारीफ क्या कर दी, बाप को ही चुप गई। कितने दिन की है ये, 1-2 साल में ये भी चली जाएगी, फिर कैसे जी लगेगा मेरा। आपको तो फूल पौधों के अलावा किसी और चीजों से मतलब है नहीं। तभी हाथ में चाय की ट्रे लिए प्रिया रसोई से बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, ऐसी बात है तो फिर दीदी की शादी के बाद से मैं नाश्ते की तैयारी रात में ही करके सो जाया करूंगी मम्मी जी, ताकि सुबह सुबह आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। बाकी देवरानी लाने का ऑप्शन भी है, एक दिन मैं रसोई का काम संभालूंगी और वो आपके पास बैठेगी और एक दिन वो रसोई का काम संभालेगी और मैं आपके पास बैठूंगी, ठीक है ना? यह हुई ना बात। मेरी दोनों बेटियां ही तो मेरी अपनी है इस घर में। चल अब इसी बात पर ना कब आगे बढ़ा बहू। इलायची की महक यहाँ तक आ रही है। यही तो बीमारियों की जड़ है विमला जी। अच्छा, अब बहू बेटियों से प्यार करना भी बीमारी की जड़ हो गया? अपने हाथ से किस जहर की प्याली को पकड़ रखा है उसकी बात कर रहा हूँ। जान के अनजान मत बनिए आप। सुबह सुबह खाली पेट फल फ्रूट्स खाने चाहिए, ना कि चाय पीनी चाहिए। दूध की चाय खाली पेट शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है इसका अंदाजा भी है आपको, और वो भी ऐसी धुएं निकलती हुई। अगर चाय से धुआं ना निकले तो काहे की चाय पापा? ये तो वही बात हो गई, चाय से ज्यादा कितली गरम है। खुद के साथ इसे भी बिगाड़ लिया तूने तो। 50 के ऊपर चली गई पर इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। अभी से हालत रहेगी तो ससुराल में बहुत दिक्कत होगी। सास ससुर के पहले तो खुद की चाय की प्याली तैयार कर लेगी या ससुराल वाले बर्दाश्त करेंगे क्या? अपनी आदत बदलो नेहा। पर ये भी कैसे बदलेगी, पूरा दिन तो इस घर में चाय उबलती रहती है। सुनिए जी, इस घर के चाय पानी के ऊपर बोलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। खाते ही क्या है मेरे बच्चे, ज्यादा तकलीफ है तो उठकर बाहर चले जाइए आप। ओहो, फिर शुरू हो गई ये तो ना। पापा जी मम्मी जी प्रेम और करण सो रहे हैं, इतनी आवाज होगी तो उनकी नींद खुल जाएगी। और फिर प्रिया ये कहती है कि आंख मसलते हुए करण और अंगड़ाई तोड़ते हुए प्रेम अपने कमरों से बाहर आते हैं। क्या आवाज हो जाती है सुबह सुबह मम्मी, इतनी जोर जोर से आवाज आ रही थी, कमरे में मेरी नींद खुल गई। क्या वक्त हो रहा है? अभी तो 8:30 बजे। इतने सुबह सुबह किस बात पर बहस छिड़ गई थी? मुझे तो चाय पर चर्चा होती दिख रही है। 1 कप चाय मुझे भी दे दो प्रिया, पीकर आधा घंटा और सो जाऊंगा। और हाँ, फिर बीच में मुझे उठाने मत आना, मैं खुद उठ जाऊंगा। मुझे भी चाय दे दो भाभी, पीकर मैं भी जरा नींद पूरी करूं। कल रात को तो सोते सोते सुबह के 4 बज गए थे। बाप रे बाप, ये तो हालत है इस घर में सभी की। फिर कहते हैं 25-30 की उम्र में इतनी तकलीफें कैसे हो गई शरीर में। गुस्से में महेश रसोई में जाता है और थैली लेकर रोज की तरह मार्केट निकल जाता है। पूरे रास्ते महेश खुद में ही कड़कड़ करता मार्केट पहुंचता है। मार्केट का नजारा देखते ही महेश के मन की सारी इरिटेशन गायब हो जाती है। चारों तरफ पीले पीले पके पपीते बिक रहे थे। मार्केट की रौनक देखने लायक थी। ये हुई ना बात, मार्केट में पपीते आ गए, जरा रेट तो पता कर लो। महेश आगे बढ़कर एक रेडी वाले से पपीते का रेट पता करता है। पानी के भाव पपीते बिक रहे भैया, उसमें भी रेट पूछ रहे। 30 रुपए किलो है, बोलो कितने तोल दूं? अगर 4-5 किलो चाहिए तो 25 के भाव लगा दूंगा। और बोलो, बाकी फल वाले तो 35-40 के नीचे छूने भी नहीं दे रहे। लोगों का रहने दे, मैं तेरे पास आया हूँ ना, उनके पास से लेना होता तो तेरे पास आता ही क्यों? कुछ ज्यादा ही नहीं ले रहा तो। ना मैंने यहाँ नई रेडी लगाई है भैया, ना ही तुम नए हो। पुराने ग्राहक हो इसलिए एक बार में वाजिब दाम बता दिया मैंने। ऐसे तो फिर मैं बाकियों की तरह 2 गुना दाम बताता, फिर आधे घंटे बहस करने के बाद सही रेट पर आता। इस रेट से और कम नहीं हो सकता। जाकर एक बार बाकी फलों के दाम पता करो तो पता चलेगा। 70-80 के नीचे कोई फल है ही नहीं। केले तक महंगे पड़े हुए हैं, ऐसे में पपीते ही बस इस भाव में मिल पाएंगे, वो भी सिर्फ मेरे यहाँ। अनार खाओगे या सेब खाओगे, बात वही पड़ेगी। उल्टा पपीते में तो और ज्यादा गुण होते हैं, ऊपर से सस्ते भी मिल रहे हैं, और लोगों को तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है ना।
पपीते वाला कह तो रहा है सही, 90 से कम में कोई अनार भी नहीं देगा और 80 से कम में सेब नहीं देगा। छटे हुए सेब भी 60 के नीचे नहीं मिलेंगे। उतने में तो यहाँ 2 किलो अच्छा पपीता मिल जाएगा। पपीता ही ले लेता हूँ। एक काम कर, 25 के भाव से 2 किलो पपीते ही तोल दे। और थोड़ा बहुत मोल भाव करके महेश पपीते खरीद लेता है। अपनी थैली में पपीते लिए खुशी खुशी महेश घर वापस लौट आता है और अपनी बहू को थैली पकड़ाते हुए कहता है, सभी को याद से दोपहर में पपीते काट कर दे देना बहू। दिन भर चाय पीकर जो पेट में गैस बनती है इनके, इस पपीते से शांत हो जाएगी। पपीता लीवर की बेजोड़ दवाई है। लीवर मजबूत रहेगा तो एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फिर खाओ जो कचरा खाना है। जी पापा जी। दोपहर में जैसे ही सभी दुकान से लौटते हैं, प्रिया पपीता काटकर उनके सामने ले आती है। अरे यार प्रिया, खाने के पहले ही तुम ये पपीते सामने रख दोगी मुंह के सामने, तो किस पेट खाऊंगा मैं? बहुत जोर की भूख लगी है, पहले मैं खाना खाऊंगा। अगर एक पपीता भी खाया ना तो भूख आधी हो जाएगी। प्रेम को दे दो या फिर नेहा भी तो है। मैं तो लंच के साथ ही पपीते खा लूंगी भाभी। आपको पता है ना, यूं बीच बीच में मुझे खाना पसंद नहीं है। फिर पपीते लेकर आया कौन? मुझे तो फल खाने की आदत ही नहीं है भाभी। पर खाना तो पड़ेगा देवर जी। पापा जी 2 किलो पपीते उठाकर लाए हैं। ठीक है, जब मैं खाना खाकर दुकान के लिए निकलूंगा ना, उस वक्त दे दीजिएगा भाभी, बट नॉट नाउ प्लीज। सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं। बहू, मुझे तो सब्जी की जगह सिर्फ पपीता ही दे दे। मैं तो पपीते के साथ रोटी खा लूंगा भाई। मुझे अपना शरीर खराब नहीं करना। और तुम सब भी खाओ। आप दिखाइए विमला जी, इन पपीतों से आपके घुटनों का दर्द कैसे ठीक होता है? खाने के साथ बहू ने सलाद भी रखा है। अब फल भी खा ले। फल वगैरह तो दिन में खाने की चीज होती है, दोपहर में फल कौन खाता है? सभी अपने अपने बहाने देते हैं और कोई फल नहीं खाता। टिफिन में पपीते को पैक कर प्रिया प्रेम के पास जाती है। मतलब अब पपीते आ गए तो मुझे खिलाकर ही मानोगी भाभी आप। प्रेम टिफिन लेकर दुकान के लिए निकल जाता है। रात को सभी वापस लौटते हैं और पपीते से भरा टिफिन लाकर प्रेम किचन में रख देता है। ये क्या बात हुई? पपीता भी खराब हो गया। बेकार ही टिफिन दिया देवर जी को। अब पापा जी को मना कर दूंगी पपीता लाने के लिए। आज का ही पूरा पपीता बचा हुआ है, मैं अकेली कितना खाऊं? एक काम करती हूँ, डिनर में सभी को खाने के बाद मीठा खाने की आदत है, आज रसगुल्ला ना देकर पपीते ही दे दूंगी। डिनर तैयार करके प्रिया सभी को परोसती है। लगता है आज प्लेट में मीठा देना भूल गई भाभी आप। आपको पता है ना, हमारे घर में मीठे के बिना किसी का डिनर कंप्लीट नहीं होता। बस आपके ये कहने का ही इंतजार था। अभी लाती हूँ। पपीते का निपटारा करने के लिए प्रिया कटोरी में सुंदर से सजाकर पपीते ले आती है। क्या मजाक है प्रिया? रात में फल खाना शरीर के लिए कितना हानिकारक होता है, पता नहीं है तुम्हें? दिन भर दुकान में मेहनत करने के बाद ये घर पर आया है बहू, तो अभी भी पपीते को निपटाने में लगी हुई है। मिठाई खानी है, इसे खाने दे। जा मिठाई लेकर आ। तो फिर ये पपीते कौन खाएगा? प्रिया को बेकार की वेस्टेज पसंद नहीं थी और फ्रिज में पड़ा हुआ पपीता उसके कलेजे पर किसी वजन के बटखरे की तरह प्रेशर बना रहा था। अगली सुबह फिर से महेश 2 किलो पपीते लाकर रसोई में रख देता है। अरे पापा जी, ये क्या किया आपने? घर पर कोई पपीता खाना ही नहीं चाहता, मैं बस काट कर रख देती हूँ। घर की गृहिणी तू है बहू, तेरी जिम्मेदारी बनती है सभी की सेहत का ख्याल रखने की। दिन भर जैसे चाय बार बार बनाकर परोसती है, उसी तरह पपीते भी सामने परोस दिया कर। अरे पर प्रिया और महेश के अलावा कोई भी पपीता खाने को तैयार नहीं था। रोज पपीता बच जाता, फिर भी महेश अगली सुबह पपीता लाकर रख देता। प्रिया ना अपने ससुराल वालों को समझा पा रही थी, ना अपने ससुर को। एक दोपहर दूध का पतीला लेकर प्रिया फ्रिज खोलकर उसमें दूध रखने जाती है। ये तो कसम से हद हो गई, फ्रिज में दूध रखने तक की जगह नहीं बची इस पपीते के चक्कर में। और पापा जी है कि समझने को तैयार नहीं है। पपीते पे पपीते लाए जा रहे। एक तो पपीते के पीछे पैसे जा रहे थे, अब इस पपीते के चक्कर में फ्रिज में कुछ रख भी नहीं पाऊंगी मैं। इतनी गर्मी में साग सब्जी बाहर रहेगी तो वो भी खराब हो जाएगी। अब तो इसका कोई उपाय लगाना ही पड़ेगा। प्रिया अगली सुबह अपनी सास और ननद के चाय की गुहार पर प्रिया लेकर जाती है पपीते का जूस। ये लीजिए पापा जी, आपके लिए भी मैंने पपीते का जूस बना दिया, और 1 गिलास मम्मी जी के लिए, 1 नेहा दीदी के लिए। अरे भाभी, पपीता ना आप पापा को खिलाओ, हम तो चाय पीने वाली पार्टी है। फ्रिज में ऐसे ठूस ठूस कर पपीते रखे हुए हैं कि दूध रखने की जगह भी नहीं बची, और बाहर रखे रखे दूध फट गया। अब फटे हुए दूध की चाय तो नहीं बन सकती ना, इसलिए आज पपीते के जूस से ही काम चलाना पड़ेगा दीदी। सास ससुर के सामने वैसे खाना नसीब नहीं हुआ। अब सास ससुर चले गए तो आप मेरे मुंह का निवाला छीन लीजिए। ला पपीते का जूस ही ला। हॉल से आ रही आवाज से हमेशा की तरह दोनों भाई जब अपने अपने कमरों में सो रहे थे बाहर आते हैं और उनके हाथ में भी पकड़ा दिया जाता है पपीते का जूस। खाने की टेबल पर आज नाश्ते में स्पेशली प्रिया ने बनाई थी पपीते की सब्जी। यह हुई ना बात बहू, आज लग रहा है कि तू मेरी बहू है। ये तो बस शुरुआत है पापा जी, आगे और खबर लगेगी। ये सब्जी उतनी भी बुरी नहीं है भाभी, बट दोपहर में तो प्लीज दाल चावल चटनी यही बनाना।
दाल चावल चटनी, ओके ओके भैया, नो प्रॉब्लम, आपका हुक्म सर आंखों पर। प्रिया को तो अपने ससुर जी के दिमाग से पपीते के पीछे के प्यार को खत्म करना था, इसलिए दोपहर में बनाती है प्रिया पपीते की दाल, पपीते का सलाद, पपीते के बीज के तड़के वाले राइस और उसे खाने के लिए टेबल पर सर्व करती है। और ताज्जुब की बात ये होती है, अब तक पपीता पपीता करने वाला महेश ही इस खाने को देखकर मुंह बना लेता है। सबसे पहले पपीते का जूस, फिर पपीते की सब्जी और अब पपीते की दाल भी। इतना सब पपीते का बनाने की क्या जरूरत है बहू? आप ही ना कहते हैं पापा जी कि परिवार के लोगों की सेहत की जिम्मेदारी घर की गृहिणी पर होती है, इसीलिए गृहिणी ने अब सेहत पर फोकस करना शुरू कर दिया है। खा लीजिए ना पापा, भाभी ने कितनी मेहनत से बनाया है, इतनी भी बुरी नहीं लग रही। इनफैक्ट मुझे ये पपीते के बीज के तड़के वाले चावल का आइडिया बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहीं पढ़ा था पपीते के बीज बहुत फायदेमंद होते हैं। शाम को जहाँ सभी चाय और नाश्ता डिमांड करते थे, आज वहाँ कोई कुछ नहीं कहता। महेश खुद अपनी बहू से कहता है, सभी का मन होगा चाय पीने का बहू, आज सुबह से किसी ने चाय भी नहीं पी, बना ले, एक कप मैं भी पी लूंगा। मैंने उससे भी कुछ अच्छा सोचा है पापा जी, अभी बना कर लाती हूँ। रसोई में जाकर प्रिया बनाती है थाई ग्रीन पपीता सैलेड और पपीता चैट और बाहर लाकर सभी को परोस देती है। जब तक फ्रिज से सारे पपीते खत्म नहीं हो जाते, मम्मी जी बनाना तो यही सब पड़ेगा मुझे। इसे खाकर देखिए, फॉरेन में ना ये बहुत बिकता है और चटपटा भी होता है। इसे खाकर आपकी गालों पर ग्लो ना आया तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। मुझे तेरे हाथों के स्वाद पर पूरा भरोसा है बहू। सुबह से 3-3 बार पपीते खाए हैं मैंने, पर जरा भी ऐसा नहीं लगा कि पपीता खा रही हूँ। नेहा और विमला तो फटाफट पपीता चाट खाना शुरू कर देती हैं और महेश के माथे पर पसीना आ जाता है। ये तो हद ही कर दी बहू ने, इतना पपीता कौन बनाता है, ये तो मेरे गले के नीचे ही नहीं उतरेगा। अपनी आदत से मजबूर महेश अभी भी आधा किलो पपीता तो ले ही आता था, तो प्रिया भी पपीता बनाती जा रही थी और आज तो हद ही हो जाती है। प्रिया बनाती है सभी के लिए पपीते की चटनी और पपीते का अचार, पपीते की मिठाई और पपीते की कढ़ी। पापा जी ने मेरे पपीते की दाल से बचने के लिए रात में कढ़ी चावल बनाने को बोला, तो मैंने पपीते की कढ़ी बना दी और ये अचार और चटनी तो रहेगी ही। इससे खाने के बाद पापा जी का मन पपीते से नहीं उतरा, फिर तो लानत है प्रिया तुझ पर। अब कोई कुछ भी मांगे, पपीते की चटनी और पपीते का अचार देना तो फिक्स ही है। आज के बाद मुझे विश्वास है पापा जी पपीता लाना छोड़ देंगे और मेरे प्यारे ससुराल वाले, जिनको ना चाहते हुए भी पपीता खाना पड़ रहा है और मेरी झूठी सच्ची तारीफ करनी पड़ रही है, उन्हें भी इस पपीते से छुटकारा मिल जाएगा। रात के डिनर में जब प्रिया पपीते की कढ़ी के साथ चावल, पराठे और सब्जी के साथ पपीते की चटनी और मीठे में पपीते की मिठाई परोसती है तो चिढ़कर महेश कहता है, बहुत हुआ बहू, तुमने तो हद ही पार कर दी है। पपीते मैं फल की जगह पर खाने के लिए लाता था, रसोई में इस्तेमाल करने के लिए नहीं। बहुत हुआ, आपसे मैं पपीते लाऊंगा ही नहीं। अरे ऐसे क्यों पापा जी, आपको तो पपीते बहुत पसंद है ना, ले आइएगा, पर सिर्फ खुद के लिए। अरे देवी, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं समझ गया तुम मुझे क्या समझाना चाह रही हो। मैंने सोचा था सभी पपीते खाएंगे तो उनके पेट के लिए अच्छा होगा, पर किस वक्त मैंने हद पार कर दी मुझे भी समझ में नहीं आया। तो अब से घर पर पपीते लाना कैंसिल। अरे क्यों कैंसिल पापा, मुझे तो पपीते की सब्जी बड़ी अच्छी लग रही है, मैं तो यही खाऊंगा प्रिया। हाँ, और बहू जो पपीते का कस्टर्ड बनाती है वो भी मजा आ जाता है। और आज ये पपीते की मिठाई ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अब से मैं तो पपीते की बनी मिठाई ही खाऊंगी। बिल्कुल सही कह रही है मम्मी आप। इन दोनों पपीते का इतना यूज देखकर मेरा दिल तो पपीते पपीते हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोगों को तो पपीता पसंद नहीं था ना? बिल्कुल सही कहा आपने भाभी, पसंद तो नहीं था, पर जिस तरह से आपने पपीते का स्वाद बदलकर हमें पपीता खिलाना सिखा दिया है अब तो पपीते के बिना मुझे खाना ही अच्छा नहीं लगता। बेचारी प्रिया, जिस पपीते से बचने के लिए उसने इतने ड्रामे किए थे, घूम फिर कर वो पपीते उसी के गले में पड़ गए थे। पर एक बात मैं कह देता हूँ, अब मैं पपीता नहीं लाने वाला भाई, पपीते से नफरत हो गई है मुझे। ये लीजिए आप सब, अब आप पापा जी पपीता लाएंगे नहीं तो कैसे बनेंगे पपीते? तो भूल जाइए पपीते को। गर्मी में सिर्फ पपीता ही थोड़ी ना बाजार में आते हैं, और भी कई चीजें हैं। इस पपीते के चक्कर में धनिया की चटनी नहीं खाई आप लोगों ने, कितने दूर से तूर की दाल भी नहीं बनी घर पर अब कहाँ कोई प्रिया की बात सुनने वाला था। अगली सुबह प्रिया उठकर अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि ना ही उसकी सास ना ननद हॉल में है, मम्मी जी भी नहीं दिख रही, दीदी भी टहलने गए होंगे दोनों। जब तक ये लोग आते मैं चाय बना लेती हूँ। यहाँ चाय तैयार होती है, वहाँ दरवाजे से पपीता लिए नेहा और विमला घर वापस लौटती हैं। अपने हाथ की थैली नेहा प्रिया को पकड़ाते हुए कहती है, ये लीजिए भाभी, पापा जी ने पपीता लाने से मना किया था तो हम ले आए। आसमान से गिरा खजूर में अटका। कमल बेटा, तूने बहुत अच्छा किया जो मेरे एक बार कहने पर पति और बच्चे के साथ यहाँ आ गई। क्या करती माँ,
और कोई रास्ता भी तो नहीं था। इनका काम वहां नहीं चल रहा था और मेरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, खर्च बढ़ रहे हैं। अब आपने यहाँ बुलाया है, घर देखा है तो मेरा अच्छा ही सोचा होगा। कोमल सुमन की इकलौती बेटी थी जिस पर सुमन अपनी जान छिड़कती थी। पर जैसे ही सुमन को पता चलता है कि उसके दामाद की नौकरी चली गई है और आज भी कोमल किराए के मकान पर है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी को अपने पास बुला लेती है और अपने घर के सामने वाले घर में उसे रहने को कहती है। अब कोमल ज्यादातर समय अपनी माँ के ही घर में बैठी रहती और अपनी ननद को अपने घर में बार बार यूं दखल करता देख राधा भी अंदर ही अंदर जलती रहती। ऐसे ही एक दिन, अरे ननद जी, इतनी सुबह सुबह कहीं आपके घर का राशन तो नहीं खत्म हो गया? भाभी, माना कि मेरे पति की अभी नौकरी नहीं लगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खाने के लिए भी मोहताज है। मैं तो बस यहाँ माँ से मिलने के लिए आई थी। अरे कोमल बेटा, तू तो जानती है ना अपनी भाभी की हरकतों को। उसके बातों को दिल पर मत ले और मेरे साथ मेरे कमरे में चल बेटा। मुझे बता क्या हुआ? वैसे भी तू बड़ी परेशान नजर आ रही है मुझे। माँ जी, ननद जी तो हमेशा ही परेशान नजर आती है, इसमें कौन सी नई बात है? हाँ, देख रही हो ना किस तरह से भाभी मुझे ताने दे रही है। भाभी जलती है मुझसे। राधा कुछ बोल पाती उससे पहले ही राकेश वहां आता है और घर में चल रही गर्मा गर्मी को देखकर कहता है, अरे भाई, अब क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों शुरू हो गई तुम दोनों ननद भाभी? और कोमल, आज तो सुबह सुबह यहाँ क्या बात हो गई? क्या बात होनी है भैया? आपने तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए मेरी शादी ऐसे आदमी से कर दी जो काम ही नहीं करता। मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता, हर छोटी बड़ी चीज के लिए मुझे आप लोगों का मोहताज होना पड़ता है। अरे भाई, क्या बात हुई? बता तो सही। अभी तेरे घर वाले जिंदा है? भैया, इनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, आप अपने साथ ही लगवा लीजिए ना। बस इतने से बात के लिए इतना परेशान हो रही है? अरे तू मुझे पहले ही कह देती तो मैं तेरे पति को अपने साथ ही लगवा लेता। चल, आज मैं अपने ऑफिस में बात करता हूँ। अगर मेरे ऑफिस में जगह नहीं होगी तो मैं कहीं और उसे लगवा दूंगा, पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर तेरे पति की नौकरी लगनी पक्की है। इतना बोलकर राकेश मुस्कुराता हुआ ऑफिस के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी ओर राधा भी अपना गुस्सा अपने अंदर दबा देती है और घर के कामों में लग जाती है। सुमन अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद, माँ, तुम्हें क्या बताऊं मैं, मेरे सास ससुर इतने खराब है कि उन्हें अपनी बेटी की और मेरी तो जरा भी फिक्र नहीं है। अरे आप क्या कर दिया तेरे सास ससुर ने? अरे माँ, मैं तो खुद आप लोगों के भरोसे पल रही हूँ और मेरे सास ससुर गांव से यहाँ आने की बात कर रहे थे। मैंने तो इन्हें साफ साफ मना कर दिया। यहाँ तो मुझे अपने सुबह और रात के खाने के बारे में सोचना पड़ रहा है, उन्हें कहाँ से खिलाती, और घर में राशन भी नहीं है। शर्म आ रही है, किस मुंह से आपसे बोलूं। अरे इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? तू मेरी बेटी है, अगर मैं तेरा ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? आने दे राकेश को, शाम को मैं उससे कहकर तेरे घर का सारा राशन भरवा दूंगी। कोमल बड़ी ही चालाकी से अपनी माँ से अपने घर का राशन भरवा लेती है। अब इसी तरह से समय बीतता है और कोमल आए दिन अपनी माँ के घर आ जाती और वहीं पर खाती रहती। यहाँ तक कि अब अपने घर के काम भी नहीं करती और किसी न किसी बहाने अपनी भाभी से अपने घर के काम करवाती। भाभी, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, रात भर सो नहीं पाई, आँख भी नहीं खुल रही। और आप तो जानती है ना, आपके नंदोई को साफ सुथरा घर पसंद है। अगर उन्हें साफ घर नहीं मिला तो शाम को आकर कलेश मचा देंगे। नाना जी, अभी तो शाम होने में बहुत टाइम है, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। अब दवाई ले लो और जब आपको लगे कि आपकी तबीयत ठीक है तो घर साफ कर लेना। अरे घर कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। मैं जानती हूँ भाभी, अगर बात शाम तक की होती तो मैं खुद ही कर लेती, पर वो ऑफिस से निकल चुके हैं। पता नहीं किस वजह से उनकी आज जल्दी छुट्टी हो गई। वो घर आ रहे हैं, अगर उन्होंने घर फैला देखा तो खामखा कलेश हो जाएगा ना। बहुत छोटा सा तो घर है, 1 ही फ्लोर की सफाई करनी है तुझे। कौन सा मेरी बेटी तुझे कह रही कि उसके घर में जाकर खाना बना दे? झाड़ू पोछा ही तो करना है ना, कर दे। इतना नाटक क्यों कर रही है? बेटी ना हो गई जैसे कि ये इस घर की महारानी हो गई और मैं इसकी गुलाम। अपने घर का भी काम मैं ही करूं और इसके घर का भी। खुद तो यहाँ आकर मुफ्त का खाती है और हमसे सारा खर्चा लेती है, फिर भी देखो शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। अब इसके घर का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। पता नहीं इससे कब छुटकारा मिलेगा। गलती कर दी इस घर के लोगों ने जो आमने सामने घर दिलवा दिया, और सबसे बड़ी गलती तो मेरे पति ने करी, इसके पति को नौकरी पर लगवाकर। आंखों में इनके जरा भी शर्म नहीं है। मां, लग नहीं रहा भाभी को देखकर कि उनका जरा भी मन है।
वरना आप खुद ही देखिए ना, आपकी बात सुनकर भी भाभी कैसे अनसुनी करके चुपचाप यहाँ खड़ी है। ऐसा नहीं है ननद जी, मैं बस ये सोच रही थी कि अगर मैं आपके घर का काम करने के लिए चली जाऊंगी तो यहाँ का काम कौन करेगा। पर कोई बात नहीं, अब जब आप लोग इतना जिद कर रहे हैं तो मैं यहाँ का काम छोड़ देती हूँ और पहले सामने के घर का ही कर लेती हूँ। अब ना चाहते हुए भी राधा अपनी ननद के घर में जाकर काम करती है। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ कोमल की दखल अंदाजी भी अपने मायके में बढ़ने लगती है। अब कोमल इतना ज़्यादा अपने घर वालों के सर पर चढ़ जाती है कि उसके घर वाले भी उससे परेशान होने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन सुमन राधा के साथ शॉपिंग करके घर आती है और देखती है कि उसकी बेटी दरवाजे पर खड़ी है। अरे कोमल, तो यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी है? सब ठीक तो है ना बेटा? कहीं फिर से रात में दामाद जी से लड़ाई तो नहीं होगी तेरी? माँ, आप तो चाहती हो ना कि मेरी हमेशा उनसे लड़ाई हो, तभी इस तरह की बातें कर रही हो। और क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? मेरा आना अब आपको भी खटकने लगा है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। तू तो बुरा मान गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा चल, घर में चल बेटा। इतना बोलकर सुमन कोमल को घर में ले आती है। अब राधा और सुमन सामान का हिसाब करने लगते हैं। तभी कोमल की नजर एक साड़ी पर पड़ती है और वो अपनी माँ को ताना देते हुए कहती है, माँ, आप तो बड़ी बेकार निकली। भाभी को साड़ी दिलवा दी और मुझे तो ये बताया तक नहीं कि आप बाहर शॉपिंग करने जा रही हैं। मुझसे पूछा भी नहीं। अरे मुझसे क्यों पूछोगी? मैं महंगी साड़ी पर जो हाथ डाल देती, बहू के सामने बेटी की इज्जत ही क्या है? अरे कोमल, तू ना बेकार ही बात को लंबा खींच रही है। ये साड़ी बहू की नहीं है। परसों शादी में जाना है तो ये साड़ी मैंने उस लड़की के लिए खरीदी है जिसकी शादी है। अगर तुझे ये साड़ी पसंद है तो तू रख ले। हाँ हाँ, अब तो आप इस तरह की बातें ही करोगी ना। मैंने आपकी चोरी जो पकड़ ली, और मुझे नहीं चाहिए कोई साड़ी। मैं जा रही हूँ अपने घर में। गलती करती मैंने यहाँ आकर। कोमल छोटी सी बात पर मुंह बनाकर वहां से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद सुमन अपनी बेटी के घर जाती है और उसे काफी मनाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधा घर में चाइनीज और इटालियन फूड बनाती है। अगली सुबह जब कोमल अपनी माँ के घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ और भाभी रात का बचा हुआ खाना खा रहे हैं। उन लोगों को चाइनीज और इटालियन खाता देख कोमल अपनी माँ से एक बार फिर लड़ने लगती है। ओ, तो रात को 56 भोग बना था। किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। सही है, खा लो छुप छुप कर। अब खाना भी आप लोग मुझसे छुपा कर खाते। नाना जी, आपके घर में खाना जल्दी बन जाता है। हमने रात में लेट से बनाया था। हमने सोचा आपको दे दे, पर आपके घर का दरवाजा और लाइट बंद थी, इसलिए नहीं दिया। और बासी खाना आप खाती नहीं, इसलिए आपको पूछा नहीं। रहने दो भाभी, ये सब बस एक बहाना है ना देने का। इस तरह से एक बार फिर कोमल छोटी सी बात पर मुंह बनाकर चली जाती है। सुमन, जो अपनी बेटी को अपने सामने वाले घर में रहता देखकर खुश थी, अब वही अपनी बेटी के पास होने से दुखी रहने लगी। और सुमन बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि अब उसकी बेटी वो घर खाली करके नहीं जाने वाली। इसलिए जब रात को राकेश घर आता है तो सुमन राकेश से बात करती है। राकेश बेटा, मैं परेशान हो गई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, तेरी बहन को सामने वाले घर में रखकर। एक काम कर, तू कोई दूसरा घर देख ले। अब ये घर खाली कर कर वहीं रह लेंगे। क्यों माँ, इतनी जल्दी अपनी बेटी की हरकतों से परेशान हो गई? हाँ बेटा, समझ में आ गया। शादी होने के बाद बेटी जितनी दूर रहे उतनी ही अच्छी लगती है। भगवान का शुक्र है माँ जी कि आपको ये बात समझ में तो आई, वरना हमारे समझाने का तो कोई फायदा ही नहीं था। अब क्या था, सुमन खुद भी अपनी बेटी की इन हरकतों से इतनी परेशान हो जाती है कि वो राकेश से बात करके जल्द से जल्द अपने बेटे बहू के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है, जो घर उसकी बेटी के घर से काफी दूर था। रॉकी, ओ मेरे रॉकी, किधर गया तू? अरे मेरा बच्चा किधर गया तू रॉकी? आओ, ये राम। ये है नायरा और उसका पालतू कुत्ता रॉकी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है और जहां कहीं भी जाती है उसे अपने साथ ले जाती है। नायरा रॉकी को एक जानवर की तरह नहीं बल्कि एक इंसानी बच्चे की तरह पालती है। वक्त आ जाता है नायरा की शादी का, लेकिन वो ससुराल में रॉकी को अपने साथ ले जाती है। पहले 2-3 दिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे रॉकी की वजह से कई सारी मुसीबतें आने लगती है। अरे बहू, डाइनिंग टेबल पर सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। आज की तारीख में हमें खाना नसीब भी होगा या हमें भूखे मारने का इरादा है?
हाँ नायरा, जल्दी लाओ ना खाना, पेट में चूहों की जंग छिड़ चुकी है, इतनी जोरों की भूख लगी है। लगता है बहू रसोई में ही खाना बनाते बनाते सो गई है, इसलिए हमारी बातों का जवाब भी नहीं दे रही। सास, ससुर और पति तीनों को बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन नायरा वो जब बाहर खाना लेकर आती है तो सब उसके हाथ में खाना देखकर हैरान रह जाते हैं। नायरा बहू, ये कुत्तों का खाना और दूध, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब तुम्हारे रॉकी के साथ साथ हम भी ये जानवरों वाला खाना खाएंगे क्या? अरे नहीं नहीं, ये खाना तो सिर्फ मेरे राजा बेटे रॉकी के लिए है, वो भी तो हमारे साथ बैठकर यहाँ खाना खाएगा ना। और खबरदार, जो आइंदा से उसे जानवर कहा तो वो जान है मेरी। क्या? बहू बोर आ गई है। ये तो तब सोचना चाहिए था जब आप अपने शुभ हाथों से कौशिक और नायरा की कुंडलियां मिला रहे थे। अरे सुहासिनी, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रॉकी, कम ऑन माय बॉय। रॉकी खुशी से दौड़ते दौड़ते वहां आता है। चल रॉकी, आज तेरा सारा फेवरेट खाना है, खा ले पेट भर के। खास कुत्तों वाली बेकरी से तेरे लिए ये तेरे मनपसंद बिस्किट्स भी लाई हूँ। रॉकी तुरंत ही सारा खाना खाने लगता है। ओ मेरी माँ, अभी तो ला दे हमारे लिए खाना, मुझे दवाइयाँ भी खानी है। सॉरी, अभी लाई। हाँ, ससुराल वाले बाद में, लेकिन इस निठल्ले जानवर, उससे टाइम पर मिल गया खाना। पहले ही हफ्ते में ऐसा हाल है, न जाने पूरी उम्र कैसे रहेंगे हम बहू के साथ और इस एक्स्ट्रा मेहमान के साथ। अगले दिन सुहासिनी पूजा पाठ करके सोफे पर बैठी होती है, तब ये क्या है? पूरे घर में इस कुत्ते के बाल गिरे हुए हैं। अभी अभी शंखनाद और अगरबत्ती से घर को महकाया और शुद्ध किया कि लो फैला गई गंदगी। कुत्ता ना कहो ना, रॉकी नाम है इसका, ठीक है। और रही बात बाल गिरने की, तो मैं उसे नहलाने ले जा रही हूँ और घर भी साफ कर दूंगी। आपको तो नहीं करना पड़ेगा ना झाड़ू पोछा, वो तो मैं ही करूंगी ना। तो क्यों दिल मिला रही हो आप खामखा? लोग अपने कोख के बच्चे से भी इतना प्यार नहीं करते जितना तो इस रॉकी से करती है। और जरा अपनी घर गृहस्थी, पति, सास, ससुर, इन पर भी ध्यान दे कभी। लेकिन नहीं जी, तुझे तो हर जगह सिर्फ रॉकी ही रॉकी दिखाई देता है। रात में नायरा अपने कमरे में कौशिक से कुछ पैसे मांगती है। कौशिक, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, बहुत जरूरी काम है। ऐसा क्या काम है भाई? अब सवाल जवाब ही करने हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की, जाओ। अरे बेगम साहिबा, इतना नखरा ना सेहत के लिए हानिकारक है। ये लो, ये मेरा क्रेडिट कार्ड, बस जितना पैसा खर्च करना है कर लो। थैंक यू, पता है तुम वर्ल्ड की बेस्ट 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 हस्बैंड हो। अगले दिन नायरा एक बड़े से महंगे मॉल में जाकर कुत्तों के कपड़े, खाना और उनके खिलौने खरीद कर ले आती है और सारे पैसे खर्च कर देती है। घर लौटने के बाद, हाय राम, कितने पैसे खर्च कर दिए, मिट्टी में मिला दिए सारे, वो भी इस रॉकी के लिए। नायरा, मुझे तो लगा कि तुम अपने लिए और घर के लिए कुछ खरीदना चाहती हो, लेकिन तुमने तो इस छछूंदर के ऊपर सारे पैसे उड़ा दिए। कौशिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को ऐसे बोलने की? अब मैं तुम्हें कभी भी बच्चा नहीं दूंगी। मैंने सोचा था कि रॉकी को एक भाई या बहन मिल जाएगी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। क्या? अरे तू कोई नशा करके आई है क्या, या कुछ अनाप शनाप खा लिया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? नायरा रोने लगती है और रोते हुए कहती है, हाँ, इसमें क्या गलत कहा मैंने? सही तो कहा। कौशिक और आप दोनों को बच्चों का मोह नहीं है, स्नेह नहीं है, इसलिए मेरे इस छोटे से नन्हे से रॉकी से भी आप ऐसे बदसलूकी से बर्ताव करते हैं। खैर, कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन जब सास की सहेलियां घर पे आती हैं, तभी दरवाजे पर, आओ आओ बहनों, वो छाते ना उस बाल्टी में रख दो, गीले है ना। वाह सुहासिनी बहन, क्या अगरबत्ती लगाई है, बहुत ही बढ़िया महक है।
और तो और घर भी बड़ा सुंदर है। कि तभी अचानक से वहां पर रॉकी आ जाता है और वो सास की सहेलियों को देखकर जोर से भौंकने लगता है। नहीं, ये कुत्ता ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। अरे खड़ी क्या है, भाग यहाँ से। सास की सहेलियां डर के मारे दुम दबाकर भाग जाती हैं, जिससे सुहासिनी को बहुत गुस्सा आता है। फिर शाम में जब नायरा घर से बाहर गई हुई होती है, तभी रॉकी सुहासिनी और प्रेमलाल के कमरे में जाकर उनके बेड पर खेलते वक्त सुसु कर देता है। बाद में इस बात का पता चलने पर सुहासिनी एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाती है। नायरा! सुहासिनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर नायरा, रॉकी, कौशिक और प्रेमलाल सभी घर वाले भागे दौड़े उसके पास आते हैं। क्या हुआ माँ? हाँ सुहासिनी, क्या बात है? टेल सासू माँ, फटाफट बोलो, इतना सस्पेंस मत बनाओ। मुझे रॉकी को पार्क भी तो घुमाने ले जाना है ना फिर। अरे आग लगे तेरा पार्क को, तेरे इस रॉकी ने मेरा बिस्तर गिला कर दिया। ये देख, ये क्या है? इसे छोड़ा किसी सड़क पे या आश्रम में, नाक में दम कर रखा है इसने। छी 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 छी, अब मैं इस बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। कौशिक बेटा, वो गेस्ट रूम की एसी ठीक करवा दे, मैं अब से वहीं पर सोऊंगा। लेकिन मेरे रॉकी ने ये जानबूझकर थोड़ी ना किया है। हाँ, तेरे रॉकी पर तो हीरे मोती जड़े हुए हैं ना, वो तो कुछ जानबूझकर कर ही नहीं सकता। अब तक 3 कांच के बर्तन टूटे हैं इसकी वजह से। कौशिक के पापा का चश्मा तोड़ा, रसोई में, हॉल में, आंगन में, छत पे कोई कोना नहीं छोड़ा गंदगी फैलाने का। और भी बड़ी लंबी लिस्ट है इसकी गलतियों की, गिनवाऊं क्या? मुझे तो ना आप लोगों से बात ही नहीं करनी। हमेशा मेरे बेटे को डांटते रहते हो, जैसे कि कोई नन्हा बच्चा घर पे गंदगी फैलाता ही नहीं। मेरे रॉकी ने क्या कर दिया, राय का पहाड़ बना लिया आपने तो। दिन बीतते गए और रॉकी की वजह से घर में आए दिन परेशानियां बढ़ती जाती है। एक दिन जब घर पर सुहासिनी अकेली होती है, तभी चलो जरा मंदिर में दिया लगा दूं और शाम के भोग की तैयारी कर लूं। सुहासिनी जैसे ही कुछ करने जाती है, उसे अचानक से सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी वहां पे रॉकी आता है और वो सुहासिनी को बेहोश पड़ा देखकर तुरंत गली के बाहर वाले क्लिनिक पर भागा भागा जाता है और डॉक्टर के सामने जाकर जोर जोर से भौंकने लगता है। अरे ये कुत्ता इतना भौंक क्यों रहा है? और इसे मेरे कैबिन के अंदर किसने आने दिया? ये तो मेरी मॉम की फ्रेंड सुहासिनी आंटी की बहू का कुत्ता है। काफी समझदार, शांत और प्यार भरे स्वभाव का है। अगर ये ऐसा कर रहा है तो मतलब इसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होगी। मैं इसे वापस छोड़कर आती हूँ। अब नर्स रॉकी को छोड़ने उसके घर आती है तो वहां सुहासिनी को बेहोश देख तुरंत डॉक्टर को फोन करके वहां बुला लेती है, जिसके बाद वो उसे वहां से हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। क्या हुआ डॉक्टर, प्लीज बताइए, मेरी माँ ठीक तो है ना? जी, सुहासिनी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। उन्हें माइनर अटैक आया था और अगर वक्त पर उन्हें हॉस्पिटल नहीं लाया जाता तो मामला और भी गंभीर हो जाता, और इसका श्रेय जाता है इस क्यूट से कुत्ते को। इसी ने हमारे पास आकर हमें इन्फॉर्म किया और टाइम पर सुहासिनी जी की जान बच गई। क्या? सुहासिनी को घर लाया जाता है और सभी अब तक आश्चर्यचकित ही बैठे थे कि रॉकी ने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया। नायरा बहू, मैं गलत थी। रॉकी वाकई में बहुत समझदार है। आज उसी की वजह से मेरी जान सही सलामत है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे रॉकी का। हाँ बहू, शुक्रिया। वो सच कहते हैं, कुत्ते जैसा वफादार और कोई नहीं। शायद तुम्हारे और रॉकी का कोई पिछले जन्म का नाता होगा, इसलिए भगवान ने तुम्हें इसकी मम्मा बनाया। सो सॉरी रॉकी को भला बुरा बोलने के लिए। लेकिन अब रॉकी भी इस घर का सदस्य है, वो भी सबसे महत्वपूर्ण है। अपने परिवार को इस तरह रॉकी के लिए प्यार जताते देख नायरा की आंखें भर आती है। थैंक यू तो मुझे आप लोगों को बोलना चाहिए। फाइनली आप सबने रॉकी को अपना ही लिया। थोड़ा सा बदमाश है लेकिन उतना ही प्यारा भी तो है।
ये मेरा हीरो है। लव यू मेरे शेर पुत्र रॉकी। इस तरह बहू का कुत्ता वक्त के साथ सबके दिलों की धड़कन बन जाता है और सभी रॉकी को खूब प्यार देते हैं और एक साथ खुशी से और स्नेह से रहते हैं।